हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम बहुत पास में है। लगभग आपके पास अभी 20 दिन के आसपास बचे हुए, 20 से भी कम हो गए अब तो आपने जो है अब बहुत ही सावधानी पूर्वक आपने अपने आप को लेके चलना है, अपने आप को तैयार करके चलना है। तो हम भी आपको उसी दिशा में लेके जा रहे हैं कि जो आपके लिए बेहतर यहाँ पे रहने वाला है। तो कल डीआई का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आज फिर दूसरा क्वेश्चन डीआई का मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। और सभी क्वेश्चन डीआई के जितने भी मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा तो सभी अलग अलग पैटर्न पे होंगे। और ये जो क्वेश्चन हमारे डीआई के मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये सभी के सभी 2021 नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर जो अपना पेपर हुआ था उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो ये अलग अलग पैटर्न पे थे। तो आपको देखो, अब जो लास्ट गेम जो आपका है वो लास्ट गेम यही है कि आप एक बार इनके पैटर्न को समझ लें, इनके मेथड को समझ लें कि किस मेथड पे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा यहीं से बनते हैं, या तो आपके परसेंटेज आएगा, या रेशो आएगा, या CISI आएगा, या आपका यहाँ पे अपना एवरेज वगैरह से संबंधित या स्पीड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है ना। मैं ये रहता है हमेशा ही, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखो, कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो फिर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है क्वेश्चन कैलकुलेशन से ही आपसे पूछा जाता है। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, समझना है और आंसर करना है। सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आपको सबसे ज्यादा मैटर तो जो करेगा वो आपका यही है कि आप जो है ये वाला पोर्शन क्या किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहली वाली जो लाइन है, इसको आप क्वेश्चन को करने में ज्यादा समस्या नहीं आती है, क्वेश्चन को करने में ज्यादा समस्या नहीं आती है। तो देखिए आज फिर डिफरेंट पैटर्न हमारा ये है, तो इसको देख लीजिए एक बार कि तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित तालिका में पुरुषों और महिलाओं की प्रतिशतता के साथ एक महाविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्र और छात्राओं की कुल संख्या दी गई है। तो यहाँ पे आप क्या समझे भाई इससे, यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे एक तालिका दी गई है, ये आप तालिका देख रहे हैं, इसको आपने बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की प्रतिशतता के साथ एक महाविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में, यानी कि यहाँ पे जो है एक ये महाविद्यालय है और महाविद्यालय के अलग अलग पाठ्यक्रम है, जैसे कि BSc हो गया, BA हो गया, MSc हो गया, MA हो गया, PhD हो गया, है ना। ये अलग अलग आपके यहाँ पे पाठ्यक्रम यहाँ पे आपके हो गए हैं। तो इस पाठ्यक्रमों के अंदर आप देखेंगे जैसे कि इन पाठ्यक्रमों के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग छात्र और छात्राओं दोनों की संख्या है। ये छात्र और छात्राओं दोनों की संख्या है, यानी कि यहाँ पे टोटल है लड़का और लड़की दोनों 400, 650, यानी कि BSc के अंदर 400 है, BA के अंदर 650 है, MSc के अंदर जो है आपका 280 है, MA के अंदर 340 है और PhD के अंदर 180 है। ठीक है ना। तो ये सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स की यहाँ पे आपको यहाँ पे दी गई है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे इस विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर है, जो BSc, BA, MSc, MA और PhD के अंदर है। अब आपको मैटर कहाँ करता है कि यहाँ तक तो आगे बात कि पुरुषों और महिलाओं की प्रतिशत। देखो यहाँ पे ये जो है परसेंटेज में दिया गया कि अभी आप इसको कई बार समझ लेते हैं स्टूडेंट कि इसको आप नंबरिंग में समझ लेते हैं। इस पे ध्यान रखा करें, इस पे ध्यान रखा करें कि यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया गया है कि छात्रों के प्रतिशत, यानी कि अगर किसी महाविद्यालय में BSc के अंदर टोटल जो वहाँ पे वो आप क्वांटिटी, वो टोटल आप वहाँ पे देखते हैं कि कितने बच्चे हैं, 400 है। तो 400 में से 65%, 65% जो है आपके लड़के हैं, 35% जो है आपकी यहाँ पे लड़कियां हैं। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ BA की बात करेंगे तो BA में अगर टोटल 650 आपके स्टूडेंट्स हैं तो 54% जो है आपके लड़के हैं, 46% आपकी लड़कियां हैं। ठीक है, तो यही है आपका, ये लड़कों का परसेंटेज है और ये लड़कियों का परसेंटेज है। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें अब आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, और आज आपने इस डिफरेंट मेथड को समझना है कि जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप मेथड को समझोगे, करोगे, तो निश्चित ही आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, देखिए भाई, आप चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि महाविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इस एक क्वेश्चन को कर लिया है ना, मान लिया आपको इस एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लग रही है, पहले वाले क्वेश्चन पे, इस DI के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं कि इस DI में अगर आपको इस क्वेश्चन पर 5 मिनट लग रही है तो लगा दो, अगले आने वाले चारों क्वेश्चन जो है आधी आधी मिनट के हैं। अगले आने वाले चारों क्वेश्चन जो है आधी आधी मिनट के हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पे यहाँ पे 5 मिनट तक भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखना
एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपकी परीक्षा ही तो लेता है कि कितना पेशेंस है आप में, कितनी देर आप टिक रहे हैं। आपको लगता है कि 2 मिनट में सोल आउट नहीं हो रहा है, इधर टाइम बढ़ता जा रहा है, तो टाइम बढ़ता जा रहा है तो समस्या शुरू हो जाती है आपके लिए कि ये क्या करें, अब इसको छोड़ दे, बढ़े आगे, फिर दोबारा आओगे, फिर 2 मिनट दोगे, फिर दोबारा इसको एग्जिट करके जाओगे। ऐसा नहीं होगा। पेशेंस के साथ, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है तो आप पेशेंस के साथ करिए, काम करिए। ठीक है, तो करते हैं चलो इस क्वेश्चन को और लगाते हैं 2-3 मिनट। मैं समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप करोगे तो उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पे है कि महाविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या, देखो ये है आपके छात्र, यहाँ पे भाई ये है आपके छात्रगण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये परसेंटेज दी गई है, तो परसेंटेज को आपने यहाँ पे संख्या में बताना है, नंबर में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है। देखो एक सीधा सा जो फंडा होता है, जो एक नॉर्मली सभी करते हैं, वो तो यही है कि आप क्या करोगे, 400 का 65% निकालोगे। आप 400 का 65% निकालोगे, फिर आगे कैलकुलेशन करोगे और जो आएगा फिर आप उसको निकालोगे। ऐसे यहाँ पे आप करोगे कि 650 का 54% निकालोगे, यहाँ पे आप 280 का 75% निकालोगे, यहाँ पे आप 340 का 55% निकालोगे, यहाँ पे आप 180 का 65% निकालोगे। देखो सबसे बेसिक फंडा तो इसका यही होता है कि मान लिया जो आमतौर पर सभी करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत आप जानते हैं 100 पे होती है, प्रतिशत आप निकालने के लिए आप 100 पे होती है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आपसे कोई भी बात पूछी जाए, जैसे कि मैं आपको दे दिया कि 100 का 25 क्या है, 100 का 25 क्या है, तो 25 कितना परसेंट, तो आप बोलोगे 25 ही परसेंट है 100 का। अगर मैं पूछूं 100 का 50 है तो कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे 50% है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको समझना है, शुरुआत में आपको प्रैक्टिस के टाइम समय लग सकता है, लेकिन अगर आपको ये मेथड आपको समझ में आ गया ना जो मैं बता रहा हूं, तो आप नॉर्मली जो है क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ गया 400, यहाँ पे आपका आ गया भाई 400, ठीक है, याद रखना। तो 400 का, जैसे कि आपने वहां बोला कि 100 का 1% क्या होता है, 1 ही होता है, तो 200 का 1% क्या होता है, 2 होगा। तो 300 का 1% क्या होगा, 3 होगा। 400 का 1% क्या होगा, तो 4 होगा। तो समझे ना। तो 400 का 1% कितना होगा, तो 4 होगा। 400 का 1% कितना होगा, तो 4 होगा। तो आप इसको जो है, अब यहां तो देखो जो 0 जिसमें यहाँ पे 2 जीरो आ जाती है, उसको तो वैसे भी आपको इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि इन दो जीरो से ये जो 2 जीरो होती है, इन 2 जीरो से 2 जीरो अपनी कट हो जाती है, तो सीधी मल्टीप्लाई। तो कभी भी अगर आपको ऐसे 2 जीरो अगर आ जाए, हालांकि एक ही क्वेश्चन में 2 जीरो है, सभी में नहीं है, तो अगर कभी भी ऐसा आता है तो आप सीधे जो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से 65 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो या तो आप 4 से 65 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, ठीक है, 65 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप 65 को, तो 4 5 जा 20 और 4 6 24 और 2 यहाँ पे 26, यानी कि 260 आ जाएगा आपका। यानी कि यहाँ पे 260 आपके लड़के आ गए, 260 यहाँ पे आपके लड़के यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो समय लगाना इस क्वेश्चन पे जितना भी लगेगा। मैं अलग अलग मेथड बता रहा हूँ। पहला आपने नॉर्मली आपने किया कि 400 का 65%, 400 का आपने 65% निकाला, तो ये अपना एक तरीका है, सभी को निकाल सकते हैं आप ऐसे ही। फिर दूसरा है कि जिसमें यहाँ पे 2 जीरो आ जाती है, तो आपको ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधे जो फर्स्ट नंबर होता है उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, चाहे आप 4 की बात 65 में हो, चाहे 35 में हो, चाहे किसी में भी हो, ठीक है ना। तो ये आपने करना। एक दूसरा, एक इसके अलावा एक जो मेथड है जो आपको आना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि आप नॉर्मली आप जानते हैं 400 का 1% आप जानते हैं कि 4 होते हैं, ठीक है ना। 400 का 10% क्या होता है, आप जानते हैं कि 400 का 10% 40 होता है। 400 का 10% 40 होता है। आप जानते हैं कि 400 का 5% क्या होता है, तो 40 का आधा होगा। जब 10% 40 होगा तो 5% तो 20 होगा, ठीक है। तो दिमाग आपका एकदम ये लौटना चाहिए कि कैलकुलेशन में नहीं बढ़ना है, आपने कैलकुलेशन के अंदर नहीं बढ़ना है। तो 400 जैसा है हमारा यहाँ पे है, तो 400 का आधा कितना होता है, या तो यहाँ तो आपने 65% निकालना है, लेकिन आप आधा बता दीजिए कितना होता है 400 का। तो आप बोलोगे कि 400 का आधा होता है 200, 400 का आधा होता है 200, ठीक है ना। और अब आपने बताया कि 400 का 5% कितना होता है, तो 400 का जब आपने 1% 400 का 1% 4 बताया है, तो 5% कितना होगा, तो 20 हो गया। और 20 की जब आप यहाँ पे 20 के 400 का 5% 20 आ गया, तो 10% कितना हो गया, 40 हो गया। तो 15% कितना हो गया, तो 60 हो गया। तो आप आधा तो ये ले लिया और 15% आपने लिया अभी, तो 60 हो गया। तो ये ओवरऑल वही बात आएगी, आएगा 260 ही आएगा, 260 ही। तो ये जो
इसको आसपास वाला ले लेते हैं, जैसे कि या तो 50 के पास में ले लो इसको, या 75 के पास में ले लो। अगर आप इसको 75 के संदर्भ में लोगे, इसको 75 के संदर्भ में लोगे, जैसे कि आप देखते हैं कि 400 का 1/3, 400 का अपना जो पार्ट होता है 75 कितना होता है, नॉर्मली आप बता दोगे 300 होता है, 300 होता है। तो 10% घटाना, यानी कि 400 का 10% 40 हो गया, तो 300 में से आप 40 घटाओगे तो 260। आप कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन वही आने वाली है। तो जो आपको आसान लगे वो कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये है कि भाई जिनमें 0 है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और जिनमें ये लग रहा है कि 50 के पास में है, 75 के पास में है, 25 के पास में है, उसको लेके जाइए वहां पे, क्योंकि यहाँ पे कई बार आपको बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई, तो मैं अगर इसको आपको इरेज कर दूं यहाँ पे, तो इरेज करने के बाद अब आपको बस सीधा सीधा ये लिख लेना है कि जो नंबर ये हमारे यहाँ पे आए हैं, ये नंबर जो है हमारे यहाँ पे अपने आए हैं। तो कितना आया है भाई, आपको यहाँ पे बीएससी के अंदर स्टूडेंट की जो संख्या आई है वो कितनी आई है, बीएससी के अंदर स्टूडेंट की संख्या तो 260, बीएससी के अंदर स्टूडेंट की संख्या आई है आपकी 260। तो मैं इसको लिख लेता हूं प्रॉपर वे में, ये आपने यहाँ पे समझ लेना है। तो देखिए भाई, तो यहां पे आप देखिए भाई कि 400 का आपने 65% निकाल लिया कि 260 आ गया, ये आपका आ गया भाई 260, ठीक है। एक सेकंड भाई, हाँ ये आपका आ गया 260। अब आप इसी प्रकार से इन सभी को निकालना है। अब आपने इसी प्रकार से इन सभी को निकालना है कि 650 का आप 54 निकालोगे। तो आप एक बात बता दीजिए, 650 का 54% निकालोगे, आप 50% निकाल लीजिए ना, कि 650 का आप 50% निकाल लीजिए। तो ये चीजें आपकी नॉर्मली आपकी समझ में आ जाएगी। जब 650 का 50% निकालोगे तो आप बोलोगे 650 को तो हम निकाल लेंगे 5%, 50% कितना होगा 650 का आधा। आप बोलोगे कि 650 का आधा तो 325 होता है। आप बोलोगे 650 का आधा तो 325 होता है, और तो 325 होता है, तो फिर समझ में आ गया। और 650 का 1% कितना होता है, तो 6.5 होता है, 6.5 होता है 1%, ठीक है। तो ये आप नॉर्मली जानते हैं 1%। तो आपका बचा कितना आगे, 4 बचा है 50 के आगे, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसमें 300 इसमें, तो 4 5 20 और 4 6 24 और 2 26, तो यानी कि 325 और 26 कितना होता है, तो 351 होता है, 351 होता है, 351 होता है, 351 होता है, ठीक है। तो आप इसके अलावा इसकी जब इसकी संख्या निकालोगे तो 280 का 75%, तो कहीं भी नहीं जाना है। तो 280 का आधा कितना होता है, तो 140 होता है। और 3 पार्ट कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 210 होता है। 7 दूनी 70 दूनी 140 या 210। तो आपको निकालना ही इसी तरीके से आपको, ठीक है। और नहीं तो मैंने नॉर्मल मेथड ये आपको बताया ही है कि आप इसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप 340 का 55% वही आधा करिए। 340 का आधा कितना होता है, 170 होता है, 170 होता है। और यहाँ पे जो 3.41% के बराबर है, तो उसकी बस 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, आपका यहाँ पे आएगा 187 यहाँ पे आपका आएगा। इसके बाद में जब आप देखोगे कि यहाँ पे 180 है, 180 का 65% निकालना है, तो आधा निकालिए और फिर 15 की अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर आप डायरेक्ट इसी मेथड से करना चाहते हो, इससे निकालिए। तो 180 का 65% आपका कितना आएगा भाई, 117 आएगा, 117 आएगा। तो ये आपके क्या आ गए भाई, यहाँ पे आपके बीएससी के अंदर, बीए के अंदर, एमएससी के अंदर, एमए के अंदर, पीएचडी के अंदर, ये आपके यहाँ पे ये आपकी स्टूडेंट्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई। तो इनको मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दूं, याद रखना इसको, यहीं पे कनेक्ट करके लिख दूं। बीएससी के अंदर 260 लड़के हैं, 351 लड़कियां हैं, यहाँ पे 280 लड़के हैं, या 187 लड़के हैं, या 117 लड़के हैं, ठीक है। ये तो आपके लड़के हो गए। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, छात्रों की कुल संख्या ऐड कर देना, आपने ऐड कर देना है। और ऐड करना है तो क्या करना है, देखो इस चीज का ध्यान रखना, अगर ये चारों यूनिट डिजिट सभी की अलग अलग है,
अगर यूनिट डिजिट सभी की अलग अलग है तो फिर पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, फिर जो है फर्स्ट यूनिट पे आप रोक दीजिए। लेकिन यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 1 और 7 8 और 7 15, 1 और 8 7 और 8 7 15, ठीक है। तो 15 यानी कि ये तो हो नहीं सकते, ये दो तो हो नहीं सकते भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि 2 और 3 5 और 2 7, और यहाँ पे 7 और 8 15 और एक 16 और एक यहाँ पे ये आप देखोगे तो इसका जो अपना आंसर आ जाएगा भाई, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आप नॉर्मली कैलकुलेट कर लीजिए 1125 इसका अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब आपने यहाँ पे समय लगा दिया है, यानी कि अब आपने समय लगा दिया है, और अब आपको आगे के क्वेश्चन में देखने बिल्कुल भी समय आपको नहीं लगेगा, आगे जो अपने आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कि महाविद्यालय में छात्र और छात्राओं की कुल संख्या में कितना अंतर है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, अब फिर दोबारा से निकालना शुरू कर देते हैं, अरे अब फिर दोबारा से निकालना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों आप एक बात बताइए कि यहाँ पे आपने एक बात देखी कि यहाँ पे लड़के थे बीएससी के अंदर लड़के कितने थे 260, बीए के अंदर लड़के कितने थे 351, ठीक है। या यहाँ पे आपके लड़के कितने थे इसके अंदर, यहाँ पे आपके लड़के कितने थे इसके एमएससी के अंदर 210 जो मैंने अभी कराया आपको, और एमए के अंदर लड़के कितने थे 187। जो आप ये रफली वर्क करते हैं ना, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया करें, रफली वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से किया करें। और जो पीएचडी के अंदर आपके स्टूडेंट है वहां थे कितने 117, वहां कितने थे भाई 117 आपके विद्यार्थी थे। तो आपने इनको ऐड किया था तो ये ऐड करके 1125 आ गए थे, ये अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा कि छात्रों और छात्राओं की कुल संख्या में कितना अंतर है। तो आप जब ऐड किया था आपने 1125 आया था, 1125 आपका यहाँ पे टोटल आया था, ठीक है ना, 1125 ही आया था ना टोटल आपका। इतनी ही बातें तो आपने देख ली। अब यहाँ पे पूछा ये छात्रों वाला नंबर तो निकल गया, अब छात्राओं वाली पूछिए, छात्राओं वाली बातें पूछी है कि छात्राओं में क्या होगा। अब आप 400 में से इस 260 को माइनस कर दिए, क्या आएगा 400 में से जब आप 260 को माइनस करोगे तो 140, यानी कि 140 क्या है आपकी छात्रा है, 260 लड़के हैं तो ये अलग से परसेंटेज नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी फिर आपको। अगर 260 लड़के हैं तो 140 लड़कियां हैं। अगर यहाँ पे 351 लड़के हैं 650 में से, तो 650 में से 351 को जब आप माइनस करोगे तो जितनी भी बचेगी आपकी लड़कियां होगी। तो 10 में से 1 गया तो आपका 9 आया, यहाँ पे 4 बच जाता है तो 14 में से 5 गया आपका 9 आता है, और यहाँ पे आपका 5 बच जाता है, 5 में से 3 गया आपका 2 आ जाता है। तो 299 क्या है यहाँ पे 299 आपकी क्या है लड़कियां है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि 280 में से 210 तो लड़के हैं तो 70 लड़की है आपकी। यहाँ पे आप देखोगे 340 में से 187 तो जो है आपकी लड़की है, यहाँ पे 340 में से 187 तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी यहाँ पे आपके, तो आप देखोगे कि 13 तो ये बच गए और 13 बच गए, और यहाँ पे आपका आप इसको अगर माइनस करोगे 10 में से 7 गए 3, और 13 में से 8 गए 5, और 2 में से गए 153 लड़कियां यहाँ पे आपकी होगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पीएचडी के अंदर कि 180 तो लड़के 180 टोटल थे, 180 में से 117 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बच गई है, लड़कियां आपकी बचती है 63, लड़कियां कितनी बचती है आपकी 63। तो ये आपको लड़कों का और ये आपको लड़कियों का औसत मिल गया, लड़कों और लड़कियों का एक मतलब नंबर मिल गए। अब आप लड़कियों को ऐड कर दीजिए, लड़कियों को ऐड कर दीजिए, आपकी लड़की कितनी हुई, तो 9 और 3 12 और 3 15, आपका एक यहाँ पे कह दिया, ठीक है। 4 और 9 13 और 7 22 और 5 27 और 6 33 और 33 और एक यहाँ पे अपना 33 और ये अपना नहीं 6 और 5 11 और 7 18 और 9 20 और 27 और 4 31 और 1 32, हाँ 32, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना, अगर एक बार कैलकुलेशन गलत होगी तो फिर उसको सुलझाने में बहुत ही टाइम लग जाता है, पता नहीं कहाँ बार बार वही गलती करते रहते हैं फिर, है ना। तो यहाँ पे 32, तो 1 2 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि 625 लड़कियां। अब आपको पता लग गया है कि भाई टोटल जो इस पूरे महाविद्यालय में 1125 लड़के हैं तो 625 लड़कियां हैं टोटल, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा क्या है इन दोनों के लड़का और लड़कियों के अंदर पूछा है तो 1125 में 625 घटा दो। तो आपको देखो यहाँ समय लग रहा है हमें समझाने में, जब आपने शुरू में निकाल लिया तो अब इसको निकालने में कितना समय लगेगा, बस माइनस ही तो करना था आपने, इसमें से माइनस करना था और निकाल लेना। तो 1125 में 625 जब माइनस करोगे तो आपका 400 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा अभी 400 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्नातक, अब आपको करना कुछ नहीं है, वही दोबारा से वही उठानी है जो नंबर आपने पहले उठा लिया है उसी को उठाते रहना है, उसको रफली बहुत अच्छे से करना है कि स्नातक बीएससी और बीए में
छात्राओं और स्नातकोत्तर एमएससी और एमए में छात्राओं का अनुपात क्या है, याद रखना है इसका। यहाँ पे दोनों साइड छात्राओं छात्राओं पूछी है, ये कभी छात्र छात्राओं में कंफ्यूज हो जाओ। यानी कि बीएससी बीए और एमएससी एमए में छात्राओं का अनुपात क्या है। अभी अभी आपने निकाला है, एक बार अगर मैं पीछे की ओर जाऊं तो यहाँ पे देखो बीएससी में तो 140 थी और बीए में 299 थी, इन दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे एमएससी में छात्रा 70 थी और एमए में छात्रा 153 थी, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करके जो भी आएगा, एक बार यहाँ पे अगर देख लूं, यही ऐड कर दूं मैं कि 9 और 9 4 13 और यहाँ पे आपका आ गया 439। यहाँ पे आपका आ गया 9 9 4 13 और 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो ये ऐड करके आ गया आपका 439, यानी कि बीएससी और बीए के विद्यार्थी 439। और अगर आप यहाँ पे एमएससी और एमए के बच्चों को ऐड करेंगे तो 3 7 और 5 12 1 2, ठीक है ना, 223। तो 439 अनुपात 223, एक बार देख लीजिए यहाँ, ये आपका है क्या 439 अनुपात 223। यानी कि किया क्या आपने भाई, 400 में से जितनी लड़की आई बीएससी के अंदर, जितनी लड़की आई बीए के अंदर, उसको ऐड कर दिया, उसको आपने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एमएससी के अंदर जितनी लड़की आई, एमए के अंदर जितनी लड़की आई, उसको आपने ऐड कर दिया। तो दोनों का ऐड जो आपने कर दिया है, तो उन दोनों का अनुपात बताना है और अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका 439 अनुपात 423 यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्नातकोत्तर एमएससी और एमए और छात्रों का अनुपात क्या है। एक मिनट, अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक होगी कि स्नातकोत्तर एमएससी एमए में छात्राओं और एमए और पीएचडी में, एमए और पीएचडी में छात्राओं का अनुपात क्या है। यानी कि अब पहले छात्राओं का बोला है और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो एक गड़बड़ है, ये है गड़बड़ ये कि एमएससी और एमए में, एमएससी और एमए में। एक मिनट में क्वेश्चन इसको चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है एक बार भाई प्रॉपर, फिर वही है कि चीज समझाने में आसान रहेगी भाई। देखिए भाई, यहां ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा ही आपसे गलत दिया गया था। अगर यहां पे क्वेश्चन में बोला था इन्होंने कि स्नातकोत्तर के अंदर एमएससी और एमए, एमएससी और एमए में यहाँ पे छात्र, जो छात्र संख्या आपने पहले निकाली, जो छात्र संख्या आपने पहले निकाली वो यहाँ पे आ जाती, ठीक है। यानी कि आपने देखा था कि भाई एमएससी के अंदर कितने छात्र थे, अगर मैं बोलूं एमएससी के अंदर कितने छात्र थे और एमए के अंदर कितने छात्र थे, ये एक बार देख लेते हैं। एक बार एमएससी के अंदर आपके थे 210 और एमए के अंदर थे 187। तो मैं एक बार दोबारा चल जाता हूँ, 210 और 187। तो यहाँ पे 210 और 187 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 7 9 3 397 हो गए, और ये तो हो गए दोनों का। और 397 और पीएचडी में अंतर अगर अनुपात पूछा था तो अनुपात आपका आना था 397 अनुपात यहाँ पे 117, क्योंकि 117 क्यों, 117 आपके पीएचडी के स्टूडेंट थे, तो आंसर तो आपका ये आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऐसा नहीं दिया गया है और यहाँ पे ये इन्होंने ऑप्शन 397 है, तो एमएससी और एमए के बच्चों को ही आपसे यहाँ पे ऐड कराया है, एमएससी और एमए के बच्चों को ही यहाँ पे आपको ऐड कराया है, तो 397 में आपको इसका आंसर दे देना है, ठीक है। इस बात का याद रखना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का कि स्नातक बीएससी और बीए में छात्रों और स्नातकोत्तर एमए और एमएससी में छात्राओं का अंतर कितना है। कुछ भी नहीं, वहीं जाना है वापस। यानी कि बीएससी और बीए में, बीएससी और बीए में, ठीक है, और एमएससी और एमए में छात्रों का अंतर पूछा आपसे, छात्रों का अंतर पूछा है, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड, मतलब ये टोटल है, ये जो मैंने आपको लड़कों वाली जो निकाली थी। तो अगर मैं वहीं पे जाता हूं दोबारा फिर, तो बीएससी और बीए वालों को ऐड करके औसत निकालना है, एमएससी और एमए वालों को ऐड करके औसत निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, यानी कि 260 और 351 को ऐड करना है और 210 और 187 को ऐड कर लेना है। तो मैं वहीं अगर जाऊं 260 और 351 कि आप ऐड कर लीजिए 260 351, ठीक है। और दूसरी तरफ ये तो हो गए बीएससी और बीए के, और ये आपका हो गया यहाँ पे भाई 210 और 187, 210 और 187 इनको ऐड करना है, एक एक, और यहाँ पे आपका आ गया 611, यहाँ पे आपका आ गया 611, ठीक है।
और ये आ गया आपका 7, 9 और ये आपका आ गया 397। तो 611 में से 397 जब आप माइनस करोगे जो भी आपका आएगा, देखो आप इसको कंप्लीट नहीं करना सोल, 11 में से 7 गए आपका 4 बचता है, 1100 में 7 गए 4 बचता है, तो आंसर क्या आएगा आपका 214 आएगा। आंसर आपका क्या आएगा भाई 214 आएगा। तो अब ये आपका क्वेश्चन था भाई, तो बताना आपने क्वेश्चन कैसा लगा। थोड़ा मैं समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन आप जब सोल्व आउट करोगे तो टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर जल्दी आते हैं भाई।